आलिंगन विचार स्तनालिंगन। इसमें नायिका नायक के सामने लेटकर, बैठकर या ऊपर लेटकर अपने स्तनों से नायक के सीने को जोर से दबाकर आलिंगन करे। स्तन के कोमल और मांसल स्पर्श से नायक को अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। 4. ललाटिका। इसमें नायिका पुरुष की बगल में या उसके ऊपर लेटकर मुंह के सामने मुंह और आंखों के सामने आंखें करके मस्तक से मस्तक का बार बार आलिंगन करती है। कुछ आचार्यों का कहना है कि सहलाना, रगड़ना, खींचना आदि आलिंगन के ही प्रकार है, क्योंकि इनसे स्पर्श सुख मिलता है। परंतु वात्स्यायन इस बात से सहमत नहीं है। उनका कथन है कि सहलाना आदि आलिंगन नहीं, संवाहन अर्थात मर्दन आदि है, क्योंकि इन क्रियाओं का इस्तेमाल आलिंगन के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर भी किया जाता है। और फिर संवाहन में दोनों पक्षों को हमेशा आनंद नहीं मिलता। आमतौर पर इससे आनंद उसको मिलता है जिसका संवाहन किया जाता है, और यह भी आलिंगन से कम। इस पर वात्स्यायन कहते हैं कि आलिंगन की विभिन्न विधियों के वर्णन से ही इतना मिलता है कि नायक में काम लालसा जागृत होने लगती है। तब यदि वास्तव में आलिंगन किया जाए तो उसके आनंद का कहना ही क्या। आलिंगन का प्रयोग काम लालसा को बढ़ाने के लिए होता है। आलिंगन चुंबन के शास्त्र बताने की आवश्यकता उसी समय तक है जब तक काम नहीं बढ़ता। काम बढ़ने के बाद न तो शास्त्र और न शास्त्र में बताए हुए क्रम को ही प्रयोग में लाया जा सकता है। चुंबन भेद। काम लालसा के अत्यधिक बढ़ जाने पर चुंबन, नखक्षत, दंत छेदन आदि का कोई क्रम नहीं रह जाता। प्रेमी प्रेमिका अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी क्रिया को पहले और दूसरे को बाद में कर सकती है। इसमें कोई बंधन नहीं है। यह बात अवश्य है कि यह कर्म संभोग से पहले ही किए जाते हैं और इनसे कामोत्तेजना बढ़ती है। संभोग के समय तो केवल प्रहार और शीतकार ही किए जा सकते हैं। संभोग से पहले जिस किसी क्रिया से कामोत्तेजना बढ़े वही क्रिया पहले की जानी चाहिए। चुंबन आदि क्रियाओं का उपभोग प्रथम मिलन में ही नहीं कर देना चाहिए। जब नायिका को कुछ अभ्यास हो जाए और वह नायक से भली प्रकार खुल मिल जाए तब ये सब क्रियाएं की जाए। पहले चुंबन ही पर्याप्त होता है। बाद में नायिका की लज्जा और संकोच दूर हो जाने के बाद नखक्षत, दंत छेदन आदि क्रियाएं की जा सकती हैं। चुंबन सामान्यतः इन 8 विशेष स्थानों पर किए जाते हैं। 1. ललाट अर्थात माथा। 2. अलक अर्थात सिर के बाल। 3. कपोल अर्थात गाल। 4. नयन अर्थात आंख। 5. वक्ष अर्थात छाती। 6. स्तन। 7. ओष्ठ अर्थात ओंठ। और 8. अंतर्मुख अर्थात मुंह के अंदर का भाग। लाट देश अर्थात दक्षिण गुजरात में भग, कांख और जांघ भी चूमने की प्रथा है। इसके अलावा विभिन्न देशों में विभिन्न स्थानों पर चुंबन करने की परंपराएं हैं, परंतु सर्व प्रचलित स्थानों का जिक्र
अभी हमने कर दिया है। जो कन्या अभी तक संभोग नहीं कर चुकी और जिसका अभी अपने प्रेमी पर पूरा विश्वास नहीं जमा तथा जो अभी लज्जाशील है, उसके लिए 3 प्रकार के चुंबन हैं। 1 निमित्तिक, 2 स्फुरित और 3 घट्टी तक। 1 निमित्तक। जब नवी नवेली लज्जाशील नायिका अपने प्रेमी के आग्रह और मनोबल पर चुंबन देने के लिए तैयार हो जाए और तब प्रेमी होंठ तो लगा दे परंतु ना तो उन्हें दबाए और चुंबन ही ले। 2 स्फुरित। नायक अपने होठों से नायिका का निचला होंठ दबा दे और नायिका इच्छा होते हुए भी लज्जावश कसकर चुंबन न लेकर केवल होंठ कपाए। 3 घट्टी तक। इसमें नायिका कुछ और भी खुल जाती है और नायक के होंठ को अपने होठों में दबा लेती है। तब वह लज्जावश अपने हाथों से नायक की आंखें बंद कर देती है तथा अपनी आंखें भी मूंद लेती है और नायक के होठों पर अपनी जीभ रगड़ती है। इसके अलावा 5 प्रकार के अन्य चुंबन हैं, जिनमें पहल नायक करता है। 1 सम, 2 तिर्यक, 3 उद्भ्रांत, 4 अवपीड़ित और 5 आकृष्ट। 1 समचुंबन। जब नायक और नायिका आमने सामने हो और नायक अपने होठों में नायिका का निचला होंठ लेकर चुंबन करे। 2 तिर्यक चुंबन। जब नायक मुख को एक ओर तिरछा करके नायिका के पूरे ओंठ को अपने मुंह से पकड़कर चुंबन करे। 3 उद्भ्रांत चुंबन। जब नायक एक हाथ से नायिका के सिर और दूसरे हाथ से ठोड़ी पकड़कर उसके मुंह को अपनी ओर खींचकर चुंबन करे। 4 अवपीड़ित चुंबन। जब नायक अपने होठों से नायिका के होंठ को जोर से दबाता है तो उसे अवपीड़ित कहते हैं और अगर जीभ भी प्रयोग में लाए तो उसे अधरपान कहते हैं। 5 आकृष्ट चुंबन। जब नायक अपने अंगूठे और पहली उंगली से नायिका के निचले होंठ को पकड़कर उसे गोलाकार बनाकर चुंबन करे और जीभ से स्पर्श करता हुआ उसे चूसे, तब उसे आकृष्ट चुंबन कहते हैं। चुंबन बाजी। नायक और नायिका चुंबन में बाजी भी लगाते हैं। नायक और नायिका ये शर्त रखें कि जो दूसरे के होंठ को पहले चूम लेगा उसकी जीत होगी। यदि हार जाए तो वह हाथ पैर पटक कर सिसकियां लेना आरंभ कर दे, नायक को धक्का दे, उसे दांत से काटे, अपना मुंह फेर ले और नायक उसे अपनी ओर मोड़े तो नखरे दिखाए और फिर से बाजी लगाए। यदि दोबारा भी हार जाए तो और अधिक नखरे करे। यह सब लड़ाई झगड़ा नकली होता है, वास्तविक नहीं। परस्पर अनुराग बढ़ाने के लिए खेल किया जाता है। यदि नायिका बार बार हारती रहे तो कुछ क्षण चुप रहे और फिर नायक को चौकन्ना न देखकर यकायक उसे चूम ले और जोर शोर से अपनी जीत का ऐलान करे, आंखें नचाए और नायक को ताने मारे कि जा तेरा पौरुष देख लिया। चुंबन की बाजी में यदि नायिका नायक के निचले होंठ चूस रही हो तो नायक उसके ऊपरी होंठ को चूसे। इसे उत्तर चुंबित कहते हैं। यदि नायक या नायिका एक दूसरे के दोनों होंठों को अपने होंठ में लेकर चुंबन कर रहा हो तो उसे संपुटक चुंबन कहते हैं।
यदि वे एक दूसरे की जीभ का चुंबन करें तो उसे जिह्वा युद्ध कहते हैं। इसी प्रकार मुख युद्ध और दंत युद्ध भी किए जा सकते हैं। अन्यत्र चुंबन। मुख चुंबन के अलावा शरीर के अन्य भागों पर भी चुंबन किया जाता है। इन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1 सम, 2 पीड़ित, 3 अंचित और 4 मृदु। 1 सम चुंबन। कांख, छाती और जांघ पर किए जाने वाले चुंबन को सम कहते हैं, क्योंकि इससे ना तो पीड़ा होती है और ना ये बहुत कोमल ही होते हैं। 2 पीड़ित चुंबन। स्तन, गाल, नाभि और योनि पर भी किए जाने वाले चुंबनों को पीड़ित कहते हैं। 3 अंचित चुंबन। स्तनों से कमर तक के बीच किसी भी स्थान पर चुंबन को अंचित कहते हैं। 4 मृदु चुंबन। माथे और पलकों पर जो चुंबन किया जाता है उसे मृदु चुंबन कहते हैं, क्योंकि इनके चुंबन में एक प्रकार की मृदुलता होती है। विभिन्न परिस्थितियों में किए जाने वाले चुंबनों के भी 4 प्रकार माने गए हैं। 1 राग दीपन, 2 चलितक, 3 प्रीतिबोधक और 4 संक्रांत चुंबन। 1 राग दीपन। सोए हुए नायक को प्यार भरी नजरों से देखकर चूमना, जिससे नायक जाग जाता है और उसकी काम लालसा बढ़ती है। 2 चलितक। जब नायक लापरवाही हो, रूठा हुआ हो, किसी काम में मग्न हो अथवा सोना चाहता हो, तब उसे अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए नायिका द्वारा चूमना। 3 प्रीतिबोधक। जब नायक रात को देर से लौटने के बाद आकर नायिका का चुंबन करे, इससे नायक के अभिप्राय का भी पता लग जाता है कि वह संभोग का इच्छुक है और नायिका भी जाग जाती है। 4 संक्रांत चुंबन। शीशे में, दीवार पर या पानी में नायक अथवा नायिका की परछाई का चुंबन करना। इसी प्रकार बालक, चित्र या मूर्ति का चुंबन करना। यह तब किया जाता है जब नायक नायिका में प्रेम बढ़ रहा हो परंतु संभोग न हुआ हो, तब अपनी आसक्ति दिखाने के लिए यह सहारा लेना पड़ता है। आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि कामेच्छा बढ़ाने के लिए नायक और नायिका में से एक जो करे वही दूसरा भी करे। यदि एक मारे तो दूसरा भी मारे, यदि एक चूमे तो दूसरा भी उसी प्रकार चूमे। इससे प्रेम और आसक्ति खूब बढ़ती है। नायक अपनी प्रेमातुरता बताने का प्रयत्न करता है, नायिका को भी वैसे ही करना चाहिए। नायिका को अपने मनोभावों का निदर्शन करने के लिए रात को नाटक या किसी गोष्ठी में बैठे हुए नायक के हाथ को किसी बहाने से चूम लेना चाहिए। जब स्त्री और पुरुष एक साथ लेटे हों तो कामातुरता में स्त्री को पुरुष के पांव की उंगलियों को भी चूमना चाहिए, लेकिन पुरुष को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। कारण यह है कि स्त्री तो इसके बगैर भी मैथुन के लिए तैयार हो सकती है। स्त्री नायक के पांव या जांघों को सहलाते या दबाते वक्त नींद के बहाने से अपना सिर उसकी जांघों पर रख दे और उसकी जांघ या पांव को उसकी काम वासना को उत्तेजित करने के लिए चूम ले, तो इसे प्रश्नार्थक निर्देशक चुंबन कहते हैं। इस प्रकार के चुंबन से नायिका अपनी मनोभावना को व्यक्त कर देती है, पर उसे पुरुष की इच्छा का आभास नहीं होता। अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए नायक को भी प्रत्युत्तर में उसी प्रकार चुंबन करना चाहिए।
नायिका नायक को आलिंगन, चुंबन आदि क्रियाओं के कारण मैथुन करने के लिए उत्तेजित करती है, तो नायक को भी अत्यंत तीव्रता और उत्साह के साथ नायिका का आलिंगन, चुंबन आदि करना चाहिए। नायक द्वारा ऐसा न करने से सक्रिय पक्ष निष्क्रिय पक्ष को जड़ और नीरस समझकर उससे विरक्त हो जाएगा और सुरता सुख का मजा किरकिरा हो जाएगा। नखशत। नायक और नायिका काम वासना को उत्तेजित करने के लिए आलिंगन, चुंबन करते हैं। जब उत्तेजना काफी हो जाती है तब उसे और अधिक भड़काने के लिए वे आपस में नोच खरोच करते हैं। इसी को नखक्षत कहते हैं। नखक्षत प्रायः 5 अवसरों पर किए जाते हैं। 1. प्रथम संभोग के समय, क्योंकि उस समय पहला अवसर होने के कारण प्रबल कामेच्छा होती है। 2. परदेश जाने से पहले संभोग करने पर, ताकि इस मिलन का अधिक समय तक स्मरण रहे। 3. परदेश से लौटने पर पहले संभोग के समय, क्योंकि काफी दिन तक बिछड़े रहने के बाद मिलने पर कामेच्छा प्रबल हो उठती है। 4. नायिका के रूठने के बाद फिर मान जाने पर। 5. शराब के नशे में मस्त नायिका से संभोग करते समय। यह सब मुख्यतः चंडवेग वाले नायक नायिका ही कर सकते हैं। दंत छेदन भी उक्त अवस्थाओं में ही किया जाता है। 4. नख क्षत चिन्ह। नख क्षत के चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। 1. अछुरितक। इसका प्रयोग उस समय होता है जब नायिका नायक के अंगों की मालिश कर रही हो या सिर सहला रही हो। इसमें नायक नायिका की ठोड़ी, निचले होंठ या स्तन पर अपने मध्यम आकार के नाखूनों वाली उंगलियों को फैलाकर दबाता है। इससे शरीर में रोमांच हो आता है, परंतु शरीर पर नाखूनों की खरोंच नहीं लगती। 2. अर्धचंद्रक। जब गले और स्तन पर नख क्षत करने से अर्धचंद्र के समान निशान पड़ जाते हैं, तब उसे अर्धचंद्रक कहते हैं। 3. मंडलक। यदि 2 अर्धचंद्रक आमने सामने बन जाएं, तो यह गोल दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के मंडलक योनि के ऊपर के स्थान, कमर, नितंबों और जांघ की जड़ों पर भी बनाए जाते हैं। 4. रेखा। नाखून से रेखा बना देना, यह शरीर के किसी भी अंग में बनाई जा सकती है। 5. व्याघ्र नख। वही रेखाएं यदि कुछ मुड़ी हुई हो और कुचाग्र के निकट हो तो व्याघ्र नख कहलाती है। 6. मयूर पदक। 5 उंगलियों से सीधे स्तन को पकड़कर अंगुलियां स्तनाग्र की ओर खींचने से 5 नाखूनों के जो निशान पड़ते हैं वे मोर के पैर के समान होने के कारण मयूर पदक कहलाते हैं। 7. शशप्लुतक। संभोग क्रिया पर गर्व करने वाली नायिका के स्तनाग्रों के चारों ओर 5 नाखूनों को मिला करके निशान बनाने को शशप्लुतक कहते हैं। 8. उत्पल पत्रक। स्तन और कमर में कमल के पत्ते की तरह नख चिन्ह बनाने को उत्पल पत्रक कहते हैं। 9. स्मरणीय। नायक परदेश जाते समय नायिका के स्तनों और जांघों पर जो रेखाएं बनाता है उन्हें स्मरणीय कहते हैं। वैसे नख क्षत के भेदों की कोई गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि पुरुष के कौशल और अभ्यास की कोई सीमा नहीं है। जब पुरुष कामोत्तेजित होता है तब उसे भेदा भेद का कोई ज्ञान नहीं रहता। फिर भी
नखक्षत के लिए 6 मुख्य स्थान बताए जाते हैं। बगल, स्तन, गला, कमर, जांघ और नितंब। आकार और गहराई के हिसाब से भी नखक्षत 3 प्रकार के होते हैं। एक मृदु या लभ, 2 मध्यमकार या पीड़ित और 3 बृहदाकार या उत्पीड़ित। आचार्य स्वर्णनाभ का कथन है कि प्रचंड कामातुरता की हालत में स्थान विशेष का ध्यान नहीं रहता और नखक्षत व्यापार कहीं और किसी स्थान पर भी हो सकता है। संभोग के समय स्त्री पुरुष दोनों अपने होश खो बैठते हैं। प्रचंड कामावेग के कारण उनको तन की सुधि नहीं रहती है, वे कहीं भी नोचने खसोटने लगते हैं। अतएव शरीर के किस स्थान पर नख दंत क्षत होगा नहीं कहा जा सकता है। प्रायः बाहें या दाएं कंधे पर पुरुष स्त्री एक दूसरे को दांत चुभो देते हैं अथवा पंजों से ऐसे पकड़ते हैं कि नाखून धंस जाया करते हैं। कुछ कामुक पुरुष संभोग से पूर्व स्त्री की योनि को सहलाते सहलाते नाखून से उसका बाह्य भाग दंश कर देते हैं। प्यार के आवेश के कारण ऐसा होता है। इस व्यापार से निर्मित अंकों की शक्ल और गहराई निश्चित नहीं होती। इन अंकों का उद्देश्य नायक की स्मृति को ताजगी देना है। नखों के इन अंकों को निरखकर अक्सर नायक और नायिका में सुख स्मृति उभर आती है और साथ ही मैथुन की आकांक्षा पुनः जाग उठती है। प्रचंड वेग वाले नायिका और नायक के बाएं हाथ के नाखून प्रायः लंबे और बीच बीच में दांत के आकार के होते हैं। मध्य वेग और मंद वेग वाले नायक नायिकाओं के नाखूनों की शक्ल भिन्न प्रकार की होती है। मध्य वेग वालों के नाखूनों में केवल एक ही तेज होता है, जो बहुत तीक्ष्ण नहीं होता। मंद वेग वालों के नाखून गोलाई युक्त होते हैं और उनके किनारे धार वाले नहीं होते। अच्छे नाखूनों के गुण: 1 काली नीली रेखाओं से रहित, 2 समतल, 3 चमकीले, 4 साफ, 5 न बहुत चौड़े न बहुत छोटे, 6 तीव्रता से बढ़ने वाले, 7 मुलायम और 8 सुंदर। गौड़ अर्थात उत्तर पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी बिहार प्रदेश के निवासियों के लंबे और सुंदर नाखून होते हैं, जिनको वहां की स्त्रियां बहुत पसंद करती हैं। दक्षिण देशवासियों के नाखून छोटे होते हैं। ये नखक्षत में सिद्धहस्त होते हैं और उनमें चंडवेग होता है। महाराष्ट्र के निवासियों के नाखून मध्यम आकार के होते हैं और ये चंडवेग तथा मध्य वेग दोनों प्रकार के होते हैं। वात्स्यायन कहते हैं कि पराई स्त्री पर नखक्षत न किए जाएं, अर्थात अन्यथा उसके पति को पता चल सकता है। बहुत हो तो उसके गुप्त स्थलों पर ही नखक्षत किए जा सकते हैं। गुप्त स्थलों पर नखक्षत देखकर स्त्री की देर से खोई प्रीति भी नई हो जाती है। अपरिचित पुरुष भी देर से नख चिन्ह से भरे स्तन देखकर कामातुर हो जाता है। इसी प्रकार पुरुष के अंगों पर भी नख चिन्ह देखकर स्त्रियों का मन चलायमान हो उठता है। 5 दंत छेदन। ऊपर के होंठ, जीभ और आंखें छोड़कर बाकी उन सभी स्थानों पर दंत छेद किया जा सकता है जिन स्थानों पर चुंबन लिया जाता है। दांत से हल्के हल्के काटने की क्रिया को दंत छेदन कहते हैं और इससे काम लालसा बढ़ती है। दंत छेदन के लिए दांत समतल होने चाहिए,
साफ और चमकदार होने चाहिए। पान आदि खाने से सुंदर रंग के हों, ना बहुत बड़े हों और ना बहुत छोटे। तो दांतों के बीच में छेदन ना हो और वे नुकीले हों। दंत छेदन के 8 प्रकार हैं। 1 गूढ़क, 2 उच्छृणक, 3 बिंदु, 4 बिंदु माला, 5 प्रवालमणि, 6 प्रवालमणि माला, 7 खंडाभ्रक, 8 वराह चर्वितक। 1 गूढ़क, नायिका के निचले होंठ को ऊपर के होंठ और नीचे के दांत से धीरे धीरे दबाना, जिससे नायिका का होंठ लाल हो जाए, परंतु उस पर कोई निशान न पड़े। 2 उच्छृणक, यदि यही दंत कर्म इतने जोर से किया जाए कि नायिका का होंठ सूज जाए, तब उसे उच्छृणक कहते हैं। 3 बिंदु, अधर को नीचे के एक दांत और ऊपर के होंठ से इस प्रकार दबाना जिससे अधर पर बिंदु का निशान पड़ जाए। 4 बिंदु माला, यदि नीचे के सभी दांतों से अधर पर एक रेखा में बिंदु बनाए जाएं, तो उसे बिंदु माला कहते हैं। 5 प्रवालमणि, यदि नायिका के गाल या अन्य अंग पर नीचे के होंठ और ऊपर अगले दांत से निशान बनाया जाए, तो उसे प्रवालमणि कहते हैं। 6 प्रवालमणि माला, जब एक ही जगह पर अनेक प्रवालमणि बन जाएं, तब उसे प्रवालमणि माला कहते हैं। 7 खंडाभ्रक, स्तनों के ऊपर कहीं कम और कहीं अधिक गहरे निशान बनाने को खंडाभ्रक कहते हैं। वे ऐसे लगते हैं पर वो बादल के टुकड़े हों। 8 वराह चर्वितक, जब स्तन या अन्य अनेक स्थानों पर दांत के निशान बनाए जाते हैं, तब उन निशानों के बीच का स्थान भी लाल दिखाई देता है। इसी को वराह चर्वितक कहते हैं। गूढ़क, उच्छृणक और प्रवालमणि दंत कर्म गाल पर भी किए जाते हैं। मुख्यतः बाएं गाल पर। बिंदुमाला और मणिमाला के मुख्य स्थल गर्दन, बगल और योनि के निकट ही है, क्योंकि ये स्थल कुछ ढीले होते हैं। बिंदुमाला मस्तक और जांघ पर भी बनाई जा सकती है। विभिन्न देशों के रिवाज। काम इच्छा को बढ़ाने के लिए जिस देश में जो रिवाज है, नायक और नायिका एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए वही रिवाज अपनाए। मध्य देश अर्थात हिमालय और विंध्याचल के बीच के भाग में मुख्यतः आर्य जाति के लोग कहते हैं। वहाँ की स्त्रियां शुद्ध विचार वाली होती हैं, अतः आलिंगन तो पसंद करती हैं, परंतु चुंबन, नखक्षत और दंत छेदन पसंद नहीं करती। बाल्हीक देश और अवंती अर्थात आधुनिक उज्जैन की स्त्रियां भी चुंबन आदि पसंद नहीं करती, परंतु विचित्र प्रकार के आसनों से मैथुन करना बहुत पसंद करती है। पूर्वी मालवा और आभीर अर्थात कुरुक्षेत्र का निकटवर्ती इलाका की स्त्रियां आलिंगन, चुंबन, नखक्षत और दंत छेदन में बहुत रुचि रखती हैं, परंतु ये क्रियाएं बहुत कोमलता से की जाएं, वह कठोरता को नहीं सह पाती। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के इलाके अर्थात पंजाब और सिंधु की नारियां चंड वेग वाली होती हैं। उन्हें आलिंगन, चुंबन, नखक्षत और दंत छेदन सभी क्रियाएं बहुत भाती हैं। वह मुख मैथुन और गुदा मैथुन की भी बहुत शौकीन होती हैं। पश्चिमी तट और लाट देश अर्थात गुजरात की नारियां मंद वेग वाली होती हैं। वे अत्यंत काम वाली होती हैं और मैथुन करते समय सी सी शब्द करती हैं। स्त्री राज्य अर्थात कामरूप जो आसाम में है और कौशल देश अर्थात अवध की नारियां चंड वेग वाली होती हैं। वे बहुत वेग से मैथुन करने से ही
संतुष्ट हो पाती हैं। उन्हें योनि पर प्रहार भी अच्छा लगता है। वे अपनी तीव्र काम लालसा को शांत करने के लिए बनावटी लिंग का भी प्रयोग करती हैं। आंध्र प्रदेश की स्त्रियां कोमल प्रकृति की मानी गई हैं, इसलिए नख क्षत आदि क्रियाएं सहन नहीं कर पाती, परंतु वे अनेक बार मैथुन करवाना चाहती हैं और उन्हें मैथुन के विचित्र आसन बहुत भाते हैं तथा उनकी रुचि बहुत अपवित्र होती है। महाराष्ट्र की स्त्रियां 64 कलाओं में विशेष रुचि रखती हैं। मैथुन काल में वे गंदी और भद्दी बातें कहना और सुनना पसंद करती हैं। वे निसंकोच मैथुन कराती हैं और विपरीत रति के लिए निर्भयता पूर्वक पुरुष के ऊपर चढ़ जाती हैं।